नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी तीसरा बेटा सुनाने जा रही हूँ। तीसरा बेटा। पत्र पढ़ते हुए प्रतिक्षण उसका पारा बढ़ता जा रहा था। पत्र समाप्त करते ही वह फट पड़ा। यह अच्छा न्याय है। दूध मलाई खाओ तुम, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ो तुम, डॉक्टर इंजीनियर बनो तुम, विलायत की सैर करो तुम, और बुढ़ी माँ को संभालूं मैं, बेवकूफ़ समझ रखा है। और इस बमबारी के बाद छाया ने विदेशी मोहर लगा पत्र डस्टबिन में उछाल दिया। पेपर पढ़ते हुए प्रमोद ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर से अखबार में नज़रें गड़ा दी। वे जानते हैं इस समय कुछ पूछना आग में घी डालने के बराबर है। इससे अच्छा कुछ देर चुपचाप प्रतीक्षा करो। वह कुछ देर बाद ही सब कुछ उगल देगी। और वैसा ही हुआ। 5-10 मिनट बाद छाया उसके पास आ बैठी। हाथ से अखबार छीनते हुए बोली, सुनो जी, हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि पैसे देखकर हमसे कोई कुछ भी करा लेगा? तुमसे कौन क्या करवा रहा है? छाया ने डस्टबिन से लिफाफा उठाकर पति के हाथ में थमा दिया। खोल कर देखा, काफ़ी लंबी चिट्ठी थी। टेलीफोन के इस युग में इतनी लंबी चिट्ठी, उन्हें आश्चर्य हुआ। वे तो शायद असीम की लिखावट ही पहली बार देख रहे थे। लिखा था, दीदी, मन बहुत कड़ा करके यह पत्र लिख रहा हूँ। इधर 2-3 महीनों से अमित मेरे पीछे पड़ा है। पत्र में, फ़ोन पर, ईमेल से बराबर एक ही बात लिखता है कि माँ को मैं अपने पास बुला लूँ। वह कहता है कि उसके अकेले की नहीं है। फिर वो माँ की जिम्मेदारी को अकेले ही क्यों झेले? कब तक झेले? वो कहता है कि माँ के कारण उसकी प्रगति रुक गई है। वो एक जगह बंद कर रह गया है। इतने अच्छे अच्छे अवसर हाथ से निकले जा रहे हैं और वह जहाँ का तहाँ बना हुआ है। जब तक माँ का प्रबंध नहीं हो जाता, वह विदेश तो क्या देश भी छोड़कर नहीं जा सकता। यह अन्याय कब तक सहेगा? अगर माँ सबकी है तो वह अकेला ही क्यों भुगतेगा? अब तो उसने अल्टीमेटम दे दिया है कि मैंने माँ को ले जाने का कोई प्रबंध नहीं किया तो मजबूरन उन्हें ओल्ड होम में रखना पड़ेगा। दीदी, तुम तो जानती हो, माँ का यहाँ आना इतना सरल नहीं है। पासपोर्ट, वीज़ा, सब फॉर्मेलिटी है। ग्रीन कार्ड के लिए तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि क्या बताऊँ। सारे गोरख धंधे करके उन्हें यहाँ ले भी आऊँ तो क्या वह खुश रह पाएंगी? अमित की देसी बहू से ही उनकी पटरी नहीं बैठी तो यहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भाषा का भी सवाल है। भाषा के साथ संस्कारों का भी अंतर है। इस उम्र में वह क्या क्या समझौते करेंगी? अपने जड़ों से कटकर उन्हें यहाँ ले आओ तो वे खुश न रहें तो क्या मतलब है? दीदी, तुमने शुरू से ही इस घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाया है। इस समय भी तुम याद आ रही हो। क्या तुम माँ को रख सकोगी? मैं तुम पर कोई आर्थिक बोझ पड़ने नहीं दूंगा। अमित के यहाँ भी पैसे भेजता रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ ज़्यादा भेज दूंगा, पर प्लीज़ मेरी इतनी सी बात रख लो। 2-2 बेटों के होते हुए माँ बुढ़ापे में वनवास भोगेगी तो बहुत शर्म की बात होगी। हमें इस शर्म से बचा लो प्लीज़। असीम। असीम ने बहुत ही आत्मीयता से पत्र लिखा था। हर वाक्य में उसकी व्यथा छलकी पड़ रही थी। हर शब्द में उसकी मजबूरी झलक रही थी और छाया उसकी हर बात पर उबल रही थी। 2-3 दिन बाद प्रमोद घर लौटे तो उन्होंने एक कोरा एरोग्राम छाया को पकड़ा दिया। असीम को पत्र नहीं लिखना है? नहीं, कोई बात नहीं, फ़ोन कर लेना। वैसे भी आजकल पत्र कौन लिखता है? जी नहीं, मैं फ़ोन भी नहीं करूँगी। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। छाया के तेवर देखकर वे चुप रह गए। वे जानते थे कि छाया भाइयों से बेहद नाराज़ है। इस नाराज़गी की वजह भी वह जानते थे। बाबूजी की मृत्यु के बाद
भाइयों ने पुराना रिहायशी मकान बेच दिया था। 13वीं के साथ साथ ही यह काम हो गया था, क्योंकि असीम बार बार नहीं आ सकता था। मकान पुराना था, जर्जर था, लेकिन जगह मौके की थी, इसलिए कीमत अच्छी मिल गई थी। करीब 9-10 लाख रुपए मिल गए थे। बहनों को 50-50 हज़ार पकड़ाकर भाइयों ने पल्ला झाड़ लिया था। उसके बाद असीम ने अपने पास से कुछ मिलाकर एक बंगला ले लिया था। असीम ने एक फ्लैट भी लेकर किराए पर उठा दिया था। बोला, कभी वापस आने का मन हुआ तो टिकने को एक जगह तो चाहिए। माया दीदी के लिए तो वह रकम भी एक नियामत थी, एक मुश्त। इतने रुपए उन्होंने कभी देखे नहीं। घर में लड़की थी जो जवान हो रही थी, पर छाया इस अन्याय से तिलमिला गई थी। उसने वे पैसे फिक्स में डाल दिए थे और उसकी तरफ कभी झांका भी नहीं था। कहती थी, दीदी के यहाँ जब शादी होगी सब रुपए उठा दूंगी, भाई लोग क्या भात लाएंगे। मैं जानती हूँ सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो दीदी की ससुराल में नाक कट जाएगी। प्रमोद को आश्चर्य होता। छाया की कितनी इच्छाएं प्रमोद की गृहस्थी में दफन हो गई थी, कितने अरमान अधूरे रह गए थे, पर छाया ने उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। इसके मूल में भाइयों के प्रति रोष था या दीदी की चिंता, पता नहीं। रात को उन्होंने धीरे से बात उठाई। छाया, एक बात कहूँ? कहिए। तुम अपने भाइयों से नाराज़ हो, कोई बात नहीं। तुम जानती हो तुम्हारी नाराज़गी का दंड बेचारी माँ को भुगतना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि मैं भाइयों से नाराज़ नहीं हूँ, मेरा असली गुस्सा तो माँ पर ही है। दूसरी बात यह है कि माँ बेचारी बिल्कुल नहीं है। आपने उनकी लाचार मुद्रा ही देखी है, पर यह उनका असली रूप नहीं है। उनकी जल्लादी व्यक्तित्व और निरंकुश शासन के भुक्तभोगी हम बहनें हैं। इन्हीं बेटों की ज़िंदगी बचाने के लिए माँ ने हमारा बचपन मिट्टी कर दिया। अब वही बेटे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा हुआ, जैसा बोया था वैसा ही काट रही हैं। मुझे रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। प्रमोद हैरत से देखते रह गए। माँ के लिए कोई इतनी तल्ख बात कर सकता है? माँ तो ममता की मूर्ति होती है, उसके लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं। वे लोग भी तो 5 भाई बहन थे, बहुत अमीर भी नहीं थे, पर घर में एक शांति थी, सुकून था, और इसका श्रेय जाता है उनकी स्नेहमयी, सहनशील, हंसमुख माँ को। आज भी याद आते ही मन कैसा तो हो जाता है। झूठ नहीं कहा था, सचमुच उसका गुस्सा भाइयों पर नहीं था। कम से कम इस समय तो उसके मन में माँ के रुद्र रूप वाली ही छवि थी। उसे तो अपना अभिशप्त बचपन याद आ रहा था। वे लोग कुल 4 भाई बहन थे। दोनों बहनें बड़ी थी, भाई छोटे थे। सब में मुश्किल से 2-2 साल का अंतर रहा होगा। पर माँ ने जैसे दोनों बहनों को पुरखिन बना दिया था। भाइयों की सारी जिम्मेदारी दोनों बहनों पर लाद दी थी। बहनें बेचारी बस्ता लटकाए पाँव पैदल सरकारी स्कूल में जाती थी। दोनों भाई महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, शानदार बस से स्कूल जाते थे। उस बस में ही लाने ले जाने का काम भी बरसों बहनों के ही जिम्मे रहा। इसके अलावा और भी काम थे। भाइयों के यूनिफॉर्म धोना, प्रेस करना, जूते चमकाना, बैग जमाना, होमवर्क करवाना सब लड़कियों के जिम्मे था। इन कामों की वजह से उनकी अपनी पढ़ाई हर्ज होती थी, लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं थी, क्योंकि पढ़ लिख कर उन्हें कौन सी कलेक्टरी करनी थी। चूल्हा ही तो फूकना था और लड़कों को अफसर बनना था। और बच्चे तो अभी से अफसरी दिखाने लगे थे। जब वे स्कूल के लिए तैयार होते थे तब अजीब आलम होता था। कोई जूते के फीते बांध रहा होता, कोई टाई के नॉट ठीक करता, कोई दूध का गिलास लिए खड़ा रहता। लड़कों के लिए मलाईदार दूध का प्रावधान था, जबकि लड़कियों के हिस्से आती थी सिर्फ चाय। छोटी थी छाया,
तब एक बार मचल गई थी। माँ ने तब क्या हंगामा किया था। उफ, बहन है कि डायन, भाई की दूध पर नज़र लगाती है। तब से दूध से ऐसी भी तृष्णा हो गई है कि एक घूंट दूध उसके हलक के नीचे नहीं उतरता। हाई स्कूल पास करते ही दीदी की शादी कर दी गई। छाया ने सोच लिया था कि वह दीदी की तरह गूंगी गाय नहीं बनेगी, विद्रोह करेगी। उसकी शादी की किसी ने जल्दी नहीं मचाई। उसे तो स्कूल से निकलते ही बाबूजी ने अपने दफ्तर में डेली वेजेस पर लगवा दिया। कॉलेज की रंगीन दुनिया के सपने धरे रह गए। लोग तो दफ्तर में भी मज़े कर लेते हैं, पर उसके लिए तो दफ्तर जेल बन गया था। बाबूजी की चौकस नज़रें हमेशा उसको देखते रहती थी। उसे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। दफ्तर के हर लड़के को बाबूजी शक की निगाह से देखते थे। इस समय वे कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। कम से कम एक बेटे की पढ़ाई होते तक छाया की नौकरी ज़रूरी थी। सबकी मेहनत रंग लाई। असीम पीईटी में निकल गया। 2 साल बाद अमित भी इंजीनियरिंग में आ गया, पर उसका एडमिशन जबलपुर में हुआ था। खर्च एकदम बेशुमार बढ़ गया था। छाया ने 2 ट्यूशन कर ली। बाबूजी किसी की दुकान पर बैठने लगे। बड़े कसाले के दिन थे, पर किसी तरह बीत ही गए। पर जब दोनों बेटे नौकरी पर लग गए, तब नाते रिश्तेदारों ने कोचना शुरू किया, अब तो लड़की के हाथ पीले करो। क्या लड़की को उम्र भर घर में बिठा कर रखोगे? फिर जैसे तैसे 28 साल की उम्र में छाया की शादी हो गई। जैसे तैसे इसलिए कि घर वर बहुत अच्छा नहीं मिला, पर सेंत मेत में और क्या मिलता। बाबूजी की सारी शक्ति और पूंजी तो बेटों के पढ़ाई पर खर्च हो गई थी। कहते थे एक लड़का अच्छा निकल जाए तो घर भर का उद्धार हो जाता है। कितना अच्छा उद्धार हो रहा है। 10-15 दिन बाद की बात है। एक शाम फ़ोन की घंटी बजी। जैसा कि अक्सर होता था, तन्मय ने ही लपक कर फ़ोन उठाया और हुलस कर चिल्लाया, मम्मी, मामा का फ़ोन है बोस्टन से। और कोई दिन होता तो छाया ललक कर फ़ोन उठाती। यह फ़ोन उसने तन्मय के मामा लोगों के लिए ही लगवाया था। किसी और के घर जाकर फ़ोन लेना उसे बेहद अखरता था। अपने विपन्नता का बोध उसे उस समय और भी तीव्रता के साथ महसूस होता था। इसलिए जरा सी सुविधा होते ही उसने फ़ोन लगवा लिया था। जब तन्मय ने दूसरी बार आवाज़ दी, तब वो बड़ी बेमन से उठी और बड़ी बेजारी के साथ कहा, हेलो। पर दूसरी तरफ तो असीम उल्लास की प्रतिमूर्ति बना हुआ था। उसके हर शब्द से कृतज्ञता जैसे छलकी पड़ रही थी। ओ दीदी, यू आर सिंपली ग्रेट। मुझे मालूम था मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम नहीं जानती दीदी, तुमने मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। जब बहुत देर तक वह इसी प्रकार बोलता रहा, तो उसने सपाट स्वर में कहा, असीम, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई नो यू वांट सरप्राइज, तभी तुम्हारे मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया था। छाया ने अग्नि नेत्रों से पति की ओर देखा। बोली, जो धन्यवाद ज्ञापन करना है, जो भी कहना है, अपने जीजा जी से करो, क्योंकि मैं तो इस विषय में कुछ जानती नहीं। मजबूरन प्रमोद को उठकर फ़ोन लेना पड़ा। हेलो असीम, कैसे हो भाई? अरे कमाल करते हो, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो मेरा फ़र्ज था। हमें अपना सुख दुख आपस में ही तो बांटने होंगे, कोई दूसरा थोड़े ही आएगा। नो नो जेंटलमैन, मेरे सामने पैसे की बात मत करो। मालूम है तुम बहुत बड़े आदमी हो। यह जान लो कि माँ मेरे घर में पेइंग गेस्ट बनकर नहीं रहेंगी। दाल रोटी जो हम खाते हैं उन्हें खिलाएंगे, जो बन पड़ेगी सेवा करेंगे। यह समझ लो कि जब तक माँ जिंदा है, मेरे पास तुम्हारी अमानत है। बात की तुम जानो, जैसा चाहो धूमधाम से उनका कारज करना। नहीं नहीं, नाराज़ नहीं हूँ।
अच्छा, गुड नाइट। छाया उनके रिसीवर रखने की बाट जोह रही थी। वह एकदम फट पड़ी। यह हमारा आपस का मामला था, आपको बीच में दखल देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारा मेरा मामला अलग अलग होगा? छाया कट कर रह गई थी। फिर भी मुझसे बात तो कर सकते थे। तुम्हारा दिमाग इन दिनों ठिकाने पर था। इन 15 दिनों में तुमने किसी से सीधे मुँह बात नहीं की है। बात बात पर काट खाने को दौड़ रही थी। तन्मय से पूछो उस पर क्या गुजरी है। बात शायद ठीक ही थी। उसका मूड इन दिनों सचमुच उखड़ा हुआ था। वे लोग तो यही समझेंगे पैसे की लालच में यह बड़प्पन ले रहे हैं। मैंने असीम से क्या कहा, तुमने सुना नहीं? इतना दरिया दिल बनने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों बातें तुम ही कहोगी। मेरा मतलब यह था कि वे लोग समर्थ हैं, अपनी माँ का खर्च उठा सकते हैं, पर माँ को नहीं रख सकते। देखो, माँ इस घर में आएंगी तो मेरी शर्तों पर आएंगी। वे लोग धन्ना सेठ होंगे, पर मैं भिखारी नहीं हूँ। इसमें भिखारी होने का क्या सवाल है? वो लोग अपनी माँ, देखो, ये अपना पराया मेरे मन में नहीं है। होता तो मैं यह प्रस्ताव नहीं रखता। तुम्हारे भाई उन्हें जहाँ पर टकाते मुझे परवाह नहीं होती। यही तो मेरी कमजोरी है। मुझसे यह सहन नहीं हुआ कि 3 बेटों के होते हुए माँ वृद्धाश्रम में रहे। क्या दामाद बेटा नहीं होता? दामाद भी तो बेटे की तरह होता है। मुझे यह दर्जा न देना चाहो तो ना सही, पर तुम भी बेटे से कम नहीं हो। पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुमने गृहस्थी की गाड़ी खींची है। यही समझ लो, अभी तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। आप मेरी माँ को ठीक से जानते नहीं हैं। इसलिए छाया, माँ सिर्फ माँ होती है। वह अच्छी या बुरी नहीं होती है, सिर्फ माँ होती है। मैं नहीं जानता माँ को लेकर तुम्हारे मन में क्या आक्रोश है, पर अब वे 75 पार कर चुकी हैं। उन्हें सारे आरोपों से बरी कर दो। कोई भी अपराध इतना बड़ा नहीं होता कि इस उम्र पर व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए। माँ ने तुम्हें कुछ भी ना दिया हो, पर जन्म तो दिया है, उसका कर्ज उतारना पड़ेगा। समझ लो यही मौका है। और वे दोनों क्या आसमान से टपके हैं? उन्हें कोई कर्ज नहीं व्यापता। वे तो एकदम से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसी आज़ादी किस काम की कि अपने से ही शर्मसार होना पड़े। बाहर चाहे कुछ भी कहते रहें, पर देखना उनकी आत्मा उन्हें सदा कचोटती रहेगी। तुम भी उनकी जमात में शामिल हो गई तो यही होगा। कभी अपने आप से नज़रें नहीं मिला सकोगी, खुद को माफ़ नहीं कर पाओगी। प्रमोद छाया से ठीक ही कह रहे थे। पिछले 15 दिन इसी ऊहापोह में तो बीते हैं। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, पर प्रमोद को निर्णय लेने में कोई वक्त नहीं लगा था। न उनके मन में कोई दुविधा थी, न दुराग्रह था। दर्पण की तरह स्वच्छ पारदर्शी मन है उनका। फिर भी मन में एक शंका तो थी। उसने कहा, माँ को बड़ी शान से तो ले आएंगे, पर क्या उन्हें इतनी सुख सुविधा दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता माँ इस समय सुख सुविधा की भूखी होंगी। जैसा कि इस समय उनके घर का माहौल है, मुझे लगता है उन्हें सिर्फ प्यार की चाहत होगी, और इन चीज़ों को अपने घर में कोई कमी नहीं है, और आपके रहते हो भी नहीं सकती। माँ ने अनजाने ही सही जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो आप जैसा बेटा पाया है। और वे हंस दिए। शांत, सरल, स्निग्ध हंसी। उसे इस हंसी ने उसके हृदय का सारा ताप सोख लिया था। पिछले 15 दिनों से मन में एक भट्ठी सी सुलग रही थी, अब सब शांत हो गया था। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी तीसरा बेटा सुन रहे थे। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्ते।